ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। सलाम नमस्ते सिस्टर। मदरसा मदरसा और मदरसा आज के दौर में मदरसा भारत के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा जख्म बन चुका है, और ये एक ऐसा जख्म है जिसे खुद मुसलमान भरना ही नहीं चाहते। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इसी फैसले के आधार पर भारत के तमाम मदरसों के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन मदरसे के वजूद पर खुद मुसलमानों के जरिए ही सवाल उठा जा सकता है, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो मदरसे फितरा, ज़कात और मुसलमानों से मिलने वाले चंदे पर गुजारा कर रहे हैं। फितरा और ज़कात वो इस्लामिक टैक्स है जिसे हर मुसलमान को अदा करना ज़रूरी है। ये टैक्स अपने जानने वाले सबसे करीबी इंसान को दिया जाता है ताकि उस गरीब को किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने के लिए मोहताज ना होना पड़े। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भीख मांगने वालों में हर चौथा शख्स एक मुसलमान है, यानी कलमा पढ़ने वाली कौम की हालत अब भिखारियों में शुमार हो रही है। मुबारक हो मुसलमानों, आप देश की सबसे बड़ी भीख मांगने वाली कौम में शुमार हो चुके हैं। पर सवाल है, अगर मुसलमान अपने दीन पर अमल कर रहा है और फितरा, ज़कात जैसे इस्लामी टैक्स गरीबों को ईमानदारी से दे रहा है, तो फिर मुसलमान भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या आपने कभी किसी सिख को भीख मांगते देखा है? तो ये भिखारी मुसलमानों में क्यों पनप रहे हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, और वो मुसलमानों का चंदा। इतनी मेहनत तो लगेगी, क्योंकि मुसलमानों का चंदा अगर गरीब को नहीं मिल रहा तो कहां जा रहा है? इसका एक सीधा सा जवाब है मदरसा। मदरसे के नाम पर मुसलमानों के चंदे पर डाका डाला जा रहा है, और ये काम बहुत ही मंसूबे के साथ अंजाम दिया जा रहा है। मदरसा चलाने वाले एजुकेशन में सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं। उन्हें जदीद और मॉडर्न एजुकेशन से दूर रखकर केवल अपाहिज बनाया जा रहा है। कई इलाकों में 2-2 या 3-3 कमरों के मदरसे चलाए जा रहे हैं। एक साल के भीतर ही कई मदरसे खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। चंदाखोर भी मदरसे की आड़ में चंदा वसूलने का धंधा करते हैं, वरना मुसलमान इन मदरसों पर जितना खर्च कर रहा है उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। आज मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की तरह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जरूरत है। इस्लाम की बुनियादी शिक्षा मस्जिदों में दी जा सकती है, पर आज मस्जिद खाली है और मुसलमान भी एजुकेशन से पैदल हो चुका है। और इन मदरसों और मदरसों के पीछे छिपे चंदा माफिया ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज अगर मुसलमान चाहे तो हर इलाके में चंदा इकट्ठा करके खुद का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना सकता है, मेडिकल कॉलेज बना सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकता है। लेकिन अगर आपका फितरा और ज़कात का पैसा इन मदरसों के बजाय खुद के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए इकट्ठा किया जाए तो यकीन मानिए आपके हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। आपको किसी सियासी पार्टी की दरी बिछवाने की जरूरत है और ना ही किसी नेता की रैली में नारे लगाने की जरूरत है। सरकारी रिपोर्ट में बताया जाता है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। एजुकेशन बहुत कम है, खासकर जब से हिजाब पर बवाल होने लगा तब से तो और भी ज्यादा मुसलमानों की हालत खराब हो रही है। इस्लामी तारीख में अगर झांक कर देखा जाए तो इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब यहूदी और ईसाइयों से जंग हुआ करती थी, तब जंग में हार चुके यहूदी और ईसाई कैदियों को इस शर्त पर आज़ाद करने हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों को शिक्षित करेंगे। यह हुक्म देने वाले कोई और नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम ने युद्ध बंदियों को एजुकेशन के बदले आज़ादी की शर्त रखी थी। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर तालीम का मतलब सिर्फ कुरान या फिर मजहबी तालीम है, तो फिर ईसाई और यहूदी जंग जीतने वाले मुसलमानों को कौन सा मजहबी तालीम देंगे? क्या एक ईसाई और यहूदी कुरान पढ़ाएगा या फिर हदीस? जंग में हारने वाले ईसाई और यहूदी युद्धबंदी के तौर पर भी मुसलमानों से कई ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो पैगंबर ने इससे कौन सी तालीम हासिल करने का हुक्म सुनाया था? दुनिया का यही दस्तूर आज भी चला आ रहा है कि जंग में हारने वालों से मालो दौलत और जंग में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। पर पैगंबर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि एजुकेशन की शर्त रखी थी। इसके पीछे पैगंबर आजम की वो सोच है जो आज चंदा वसूलने वाले नहीं बता सकते। पैगंबर ने दुनिया की हर मालो दौलत को ठोकर मार दी और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को तरजीह दी है। इसलिए इस्लाम में एजुकेशन हासिल करना लाजिम करार दिया गया है, यानी अनिवार्य। एजुकेशन हर मुसलमान पर फर्ज है। जहाँ से एजुकेशन मिलता है वहाँ से हासिल कर लेना चाहिए। हिंदुस्तान की तारीख में मदरसों का जिक्र कई बार देखने और सुनने को मिलता है। मदरसों से पढ़ लिख कर एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी लेखक, शायर और अदीब पैदा हुए। पर एक सवाल हमारे जहन में जरूर आता है, उन काबिल और नामचीन लोगों में देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में शामिल है, तो क्या मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ने के लिए हिंदू गए थे या इस्लाम का प्रचार करने के लिए? दोनों ही मामलों में मदरसों पर सवाल उठना लाजमी है। कोई गैर मुसलमान इस्लामी इदारे में क्यों पढ़ने जाएगा?
पर यहाँ शब्दों का खेल है, जिसे अगर कायदे से समझ लिया जाए तो मदरसों पर सवाल उठना बंद हो जाएगा। अरबी जबान में तालीम के इदारे को मदरसा कहते हैं। अंग्रेजी में मदरसे को स्कूल कहा जाता है और हिंदी में विद्यालय। मदरसे कई तरह के होते हैं, इनमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी होती है। अरबी में यूनिवर्सिटी को जामिया कहते हैं। मसलन भारत में जामिया मिल्लिया इस्लामिया बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है। इसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जामिया भी तो एक मदरसा ही है। एक आम मदरसा और एक बड़े मदरसे में यही फर्क होता है कि एक मदरसा तमाम बुनियादी सुविधाओं से लेस होने के बाद स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, जबकि एक गांव, देहात और किसी पिछड़े इलाके का मदरसा सिर्फ अपने ही दायरे में सिमट कर रह जाता है। लेकिन भारत में मदरसों का इतिहास ब्रिटिश काल से भी पुराना है। जब हिंदुस्तान पर मुगलिया हुकूमत हुआ करती थी, मदरसों ने भारत में हर कौम को शिक्षा देना शुरू किया, क्योंकि मदरसों से पहले के एजुकेशन सिस्टम में ऊंच नीच की भावना थी। यानी भारत में जाति और कास्ट सिस्टम के हिसाब से चली आ रही हजारों साल की गुलामी ने हर किसी को एजुकेशन से दूर रखा। केवल जाति में ऊंची जाति को ही शिक्षा का अधिकार हासिल था, लेकिन मदरसों ने हजारों साल के कास्ट सिस्टम को एक झटके में तोड़ दिया। अंग्रेज और ईसाई मिशनरी के भारत में आने के बाद कॉन्वेंट स्कूल देखने को मिला, वरना मदरसा हर किसी की जरूरत थी। इसका मतलब इन मदारिस में मजहबी शिक्षा नहीं रही होगी या फिर अपनी पसंद के हिसाब से विषय चुनने की आज़ादी रही होगी। लेकिन आज के दौर में मदरसा सवालों के घेरे में उलझ चुका है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को ही गैर आईनी करार दिया, यानी असंवैधानिक। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद अब यूपी में मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद भी खत्म हो गई, क्योंकि मदरसा एक्ट के तहत ही इनको चलाने के लिए सरकार से पैसे मिलते थे। इसमें सरकारी टीचर रखे जाते थे, बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। अदालत के फैसले के बाद मदरसों का अब कोई मतलब नहीं रह गया। अदालत ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मंसूबा तैयार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने के लिए कहा। हालांकि इससे पहले योगी सरकार ने राज्य में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त है, जबकि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। उसके बाद इल्जाम लगाया कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। इससे पहले मार्च महीने में ही अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार से करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए, उनमें से ज्यादातर नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया। एसआईटी ने रिपोर्ट में आगे कहा था कि इन मदरसों में उनके इनकम का और खर्च का ब्यौरा मांगा गया, जो उपलब्ध नहीं करा सके। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। ज्यादातर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। हालांकि इन तमाम सवालों से इतर यह भी एक सच्चाई है कि मदरसों को हमेशा चंदे से गुजारा करना पड़ता है। मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि तालीम हर किसी को मिलनी चाहिए। इसलिए इस्लाम में इकरा यानी शिक्षा को अनिवार्य किया गया, लेकिन मदरसों से इकरा का मकसद सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा से जोड़ दिया। यहाँ तक कि अब मुसलमानों को चाहिए कि वो इन मदरसों को चंदा देने के बजाय खुद के लिए प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाना शुरू कर दे, वरना मदरसे की आड़ में आपके साथ केवल धोखा हो रहा है। हमने इस बारे में आपको कर्नाटक की एक स्टोरी भी सुनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि कर्नाटक में हिजाब बैन होने के बाद मुसलमानों ने खुद के लिए स्कूल, कॉलेज खोलना शुरू कर दिया, ताकि उनकी पहचान पर कोई हमला ना हो और ना ही उनके पहनावे पर सवाल उठाया जाए, क्योंकि अगर सरकार पैसा देगी तो सरकार की पॉलिसी को भी कबूल करना होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है। वो जमाने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख कुरा होकर। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ,
बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।